Jain aspirants, welcome back to our series of chemistry. So till now we have discussed first and second chapter, जिसमें हमने कवर किया था कि किस चीज से मैटर बना होता है, उससे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. एंड देन लेटर ऑन वी हैव स्टडीड अबाउट जो मैटर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, क्या वो प्योर फॉर्म में या फिर उसमें कुछ मिलावट या फिर वो मिक्सचर फॉर्म में. और मिक्सचर के हमने कुछ टाइप देखे थे, दैट इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. एंड वी हैव एंडेड आवर चैप्टर विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड उससे कुछ न्यूमेरिकल के साथ. सो अभी तक हमें क्या पता था कि जो मैटर बना होता है पार्टिकल से, तो पार्टिकल्स को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डिवाइडिंग. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, साइंटिस्ट खोज करते रहे और उन्हें पता लगा कि जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल को हम और फर्दर ज्यादा डिवाइड कर सकते सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. तो लेटर ऑन डिस्कवर हुआ. सो इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे कि कैसे पार्टिकल्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि एटम्स क्या रहते और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स किस किस टाइप के रहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या रहते हैं. और मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर कि जो हम अभी एटॉमिक नंबर हमें पता है, जो एलिमेंट्स में पता है, वो एलिमेंट किसने खोजे या फिर उनको सिंबल किसने दिया, ये सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और एंड में आई विल मेक सेपरेट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल. सो डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट इज एटम्स. एटम से जो वर्ड है किसने दिया और कहां से आया, इस वर्ड के बारे में हम जानेंगे. और लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड वी विल एंड दिस पार्ट विद द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कानत. तो उनका क्या कहना था, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल. मतलब अभी तक हमें क्या पता था, जो मैटर है, मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से. तो फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उससे और हम ज्यादा फर्दर उनका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा उनका कहना था. और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु. ठीक है, ये था महर्षि कानत जी का कहना. अभी और एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पखुदा कट्टयामा. सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. ओके, सो इनका कहना था पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. मतलब जो पार्टिकल्स है नॉर्मली वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते, और जब वो कंबाइन होते, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते कंबाइन होते, तब हमें वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर मिल जाता है. ऐसा पकुदा कतायापा का कहना था. ठीक है, सो नेक्स्ट है, अभी दो ग्रीक फिलोसोफर थे, डेमोक्रिटस एंड लिक्किपिकस. अभी इनका भी सेम कहना था. तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. मतलब जब हमें किसी मैटर को अगर हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देते, जब हमें उस छोटा पार्टिकल मिल जाएगा, अभी जब पार्टिकल मिलने के बाद और हम ज्यादा उसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसा ही इन दोनों का कहना था. तो फिर डेमोक्रिटस ने किया, उसी चीज को एक नाम दिया, दैट इज एटम. मतलब जो पार्टिकल्स है दैट इज इनडिविजिबल फर्दर विच इज नोन एज एटम्स. मतलब हम सीधा जो एटम वर्ड है वो कहां से आया है और क्यों आया है, तो एटम्स क्या रहता है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स. ओके, सो नाउ एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटोनियो एल लिवाइजर. तो जो इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंसेस. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री. अभी इन्होंने दो रूल दिए थे, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कि पहला कॉम्बिनेशन का लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो इनका क्या कहना था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. मतलब जो मास है, मास हम ना ही हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते. जस्ट जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास किसी प्रोडक्ट का रहेगा. मतलब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड को रिएक्ट करते, किसी दो एलिमेंट को या फिर किसी दो कंपाउंड को रिएक्ट करते और किसी कोई एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते रिएक्टेंट करके, तो जितना मास उस रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही सेम मास उस प्रोडक्ट का रहेगा. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मास है, मास इज neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, so that is the law of conservation of mass. Now what is the law of constant proportion? So it states that elements are always present in a definite proportion by mass. मतलब जो हमारे एलिमेंट है, यानी कि अगर एक कंपाउंड है वाटर का, अभी इस वाटर के कंपाउंड में क्या है, जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के ऑलवेज 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है, लेकिन जब हम इनका मास रेशियो निकालेंगे तब वो ऑलवेज कांस्टेंट फॉर्मेशन में आएगा। अभी वो कैसे देखो, अगर मैं आपको कहूँ वाटर, राइट, अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 1, राइट, तो एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है दैट इज 8। अभी अगर इसका मैं मास निकालू तो मास नॉर्मली क्या रहता है, डबल हाइड्रोजन का मास 1 है, तो जब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर एक का मास 1 है, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 2। और वही ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इसका मास है 16, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास हो जाएगा 16। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएंगे 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16, so that is 1:8। मतलब ये लॉ ए स्टेट कर रहा है कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर मास, उनके मास के प्रोपोर्शन में वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी तक हमने जो फिलोसॉफीज पढ़ी, इंडियन फिलोसोफर ने जो फिलोसॉफीज दी थी, या फिर जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने जो ग्रीक फिलोसॉफीज दी थी और जो हमें लॉ दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो उनके लिए अभी तक कुछ एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो उसके लिए क्या किया, टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, तो डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी निकाली उनकी, दैट इज एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो ऑब्वियसली वो दी होगी जॉर्ज डाल्टन सर ने। तो उनकी थ्योरी का क्या कहना था, जो ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और उसी स्मॉल पार्टिकल को हम कहते हैं एटम्स। यानी कि मतलब जो भी हमारे मैटर रिप्रेजेंट इन ऑल ओवर सराउंडिंग, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, या फिर चाहे वो किसी मिक्सचर हो, तो इस सब में होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसी छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स। ठीक है, नाउ इस एटम्स की क्या में सो उनकी थ्योरी कहती है, तो पहला पोस्टुलेट है उनकी थ्योरी का कि ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स है, जो हमारा मैटर बनता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और जो छोटे पार्टिकल्स है वही पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड पोस्टुलेट था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब वही सेम थ्योरीज है, बस इन्होंने कुछ एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है और वो कुछ प्रॉपर थ्योरी लिखी है। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है कि जो हमारे एटम्स है दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड, राइट, मीन्स दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर किसी एलिमेंट के जो एटम्स है तो सभी के सभी एटम, उन एटम का मास एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम रहेगी। ठीक है, ये तो थर्ड पोस्टुलेट। नाउ फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली अगर किसी डिफरेंट एलिमेंट का मास, अगर किसी डिफरेंट एलिमेंट का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगे और डिफरेंट का मास रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब अभी जो एटम्स बनते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए तो ऑलवेज कंबाइन होते हैं ना होल नंबर के फॉर्मेट में। एंड नेक्स्ट है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द कंपाउंड। मतलब जो मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जो हमारे कंपाउंड है वो ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बनते हैं बाय देयर मास। वही कह रहा है रिलेटिव नंबर एंड इट्स काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। सो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। बिफोर एंडिंग दिस पार्ट आई वांट कि आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक पूरे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे चलकर अगर हमें कोई केमिकल नाम दिया है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो फिर वो हाइड्रोजन क्लोराइड से हम कैसे एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा हाइड्रोजन के कितने एटम लेना है और क्लोरीन के कितने एटम लेना है। तो वो पता करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए किसी भी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक बेसिक उनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कर लोगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में वी विल सी कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जिसके लिए आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर आना जरूरी है हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। थैंक यू।